अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अंजुम। मैं यहाँ पे पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मैक्स स्कॉलरशिप अवेल कर रहा हूँ यहाँ जापान के अंदर। आज मैं डिस्कस करूँगा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेनली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। और ये जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये मेनली जो है ना मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं, बट कुछ जो है ना ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो अंडरग्रेड के हवाले से कवर करती हैं वो डोमेन भी। तो मेरा जो मेन मकसद है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हाउ टू एक्सप्लोर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि जो है ना किसी तरह ना हमें बस स्कॉलरशिप मिल जाए और हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बताने से पहले जो है ना कुछ बुनियादी चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर वो आपके पास नहीं हैं, वो बेसिक थिंग्स जो हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करने से पहले जो है ना मैं वो बुनियादी चीज़ें यहाँ पे कुछ मेंशन करता जाऊँगा, तो आप जो है ना सुनते जाएँ। सबसे पहले जो है ना वो ये है कि आपके पास रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। अब रिसर्च टॉपिक कैसे ढूँढते हैं, कैसे रिसर्च टॉपिक आपने अपना फाइनल करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, वो आपने देखना है कि आपके अंदर कौन-सा रिसर्च इंटरेस्ट, कौन-सी रिसर्च डोमेन में आप काम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो स्पेशलाइज़ेशन है, अगर आपने बैचलर्स की हुई है, तो आप अपनी स्पेशलाइज़ेशन देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो आपके पास डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट स्पेशलाइज़ेशंस हैं आपके पास। आपके पास वाटर रिसोर्सेज़ हो गई, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गई, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गई, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो गई। तो ये डिफरेंट स्पेशलाइज़ेशंस हैं। अब ये तो सिर्फ़ मैंने एग्ज़ाम्पल दिया सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से। अगर आप मैकेनिकल के हवाले से इंजीनियरिंग के हवाले से हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन है, या आप नॉन इंजीनियरिंग, लाइफ़ साइंसेज़, सोशल साइंसेज़, व्हाटएवर योर डोमेन इज़, तो आपकी जो स्पेशलाइज़ेशन है वो देखें कि आपका इंटरेस्ट कौन-सी स्पेशलाइज़ेशन में है। तो उस डोमेन में रह के, उस स्पेशलाइज़ेशन में रह के आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखें कि किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो कोशिश करें कि किसी एक स्पेशलाइज़ेशन में आप अपना रिसर्च डेवलप कर लें। तो उसकी स्पेशलाइज़ेशन देखने के बाद आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स जो हैं, जो टेक्निकल पेपर्स हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए, वो आप पढ़ने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा आपका आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के हवाले से। तो जब आप पेपर्स रीड करेंगे, सबसे अहम काम जो मैं यहाँ बुनियादी चीज़ों के बारे में मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपने एक रिसर्च प्रपोज़ल, अच्छा जो आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए, आप वो बनाएँ। अब रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से ये है कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। हमारे पास काफ़ी डिटेल में जो है ना वो आरिफ भाई ने लेक्चर बनाया हुआ है और हमारे चैनल के ऊपर पब्लिश हुआ हुआ है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोज़ल। तो कुछ मेन कंपोनेंट्स मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि कौन-कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक अच्छे जो है ना रिसर्च प्रपोज़ल में होने चाहिए। उसमें आपका जिस डोमेन में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, उसमें सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, उसके बाद फॉलोड बाय लिटरेचर पार्ट जो होता है, और कोशिश करें कि रीसेंट जो है ना जो पब्लिकेशंस हैं वो आप उसमें साइट करें, और उसके बाद रिसर्च गैप आप ढूंढें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप जो है ना फाइंड आउट करें कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आप बोलते हैं। फिर रिसर्च हाइपोथेसिस आपका हो गया, वहाँ से फिर आप अपने ना निकालते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने रिसर्च करनी होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मेनली। वहाँ उसके बाद जो रिसर्च प्रपोज़ल में आती है उसकी उस वो होती है आपके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स। उस एक्सपेक्टेड आउटकम से पहले आप जो है ना जो मेथडोलॉजीज़ जो आप अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं, आप वो मेंशन करेंगे कौन-कौन सी ऐसी मेथडोलॉजीज़ हैं, या जो भी आपको टेक्निक्स आती हैं वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड आउटकम्स मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आप टाइम स्पैन भी आप चाहिए, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि मेंशन करें कि इस टाइम स्पैन में आपने ये चीज़ें करनी है, आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है, फिर आपने डेटा एनालिसिस करना है, उसको इंटरपोलेट करना है, कैसे रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, और उसके बाद आप ये भी मेंशन करें कि आपने रिसर्च पेपर्स भी आपने लिखने हैं। तो ये आपके जो मैंने सिर्फ जो है ना हाईलाइट किए हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके आपके एक अच्छे प्रपोजल के अंदर होने चाहिए। फर्दर डिटेल के लिए मैंने पहले रेफर कर दिया कि हमारा लेक्चर पहले ही पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर, तो आप काइंडली देख लें, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल।
तो आपका जो टॉपिक आप जो फाइनल कर रहे होंगे, कोशिश करें वो इनोवेटिव होना चाहिए और उसकी जो आउटकम्स होने चाहिए वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। सेकंड थिंग जो है ना, जो बेसिक थिंग्स में आती है वो ये है कि कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप शॉर्ट लिस्ट कर लें कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके रेलिवेंट हैं, आपके रिलेटेड फील्ड के हैं, वो आप यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर लें। तो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ना आपके पास दो तरीके होते हैं। दो तरीक़ों से आप ना यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि आप वर्ल्ड रैंकिंग के हवाले से उस लिहाज से आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि जिसकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी हो तो वो आप उसको टॉप पे रखें। इस तरह आप रैंकिंग के लिहाज से जो है ना आप अपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, आपके रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो सेकंड तरीका है वो ये है कि बिलफ़र्ज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि जब अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मल प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स होते हैं या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अच्छी प्रोफाइल वाले, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले कैंडिडेट्स भी जो है ना उनमें रह जाते हैं एडमिशन लेने से। तो फिर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आपको जो आपने शॉर्ट लिस्ट करनी है यूनिवर्सिटीज़ वो किस बेस पे करनी है। पहले तो आप ना अपना रीजन सेलेक्ट करें। रीजन से मुराद ये है कि आप कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं। कंट्री ऐसा सिलेक्ट करें जिसकी जो डिग्री आप लेके जाएँ वापस, अगर पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो पाकिस्तान में जब जाएँ तो आपकी डिग्री की वर्थ होनी चाहिए। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना बता देता हूँ आपको। आप चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा हूँ, यूके जाना चाह रहा हूँ, यूएसए जाना चाह रहा हूँ या जापान के अंदर जाना चाह रहा हूँ। तो इनकी जो मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल दी है कि इनकी जो डिग्रीज़ हैं इनकी वर्थ है पाकिस्तान के अंदर। तो पहले तो आप कंट्री को देखें, उसके बाद आप ये देखें कौन सी ऐसी लैब है जो आपके रिलेटेड, जो आपकी रिसर्च इंटरेस्ट है रिलेटेड उसके, वो रिसर्च कंडक्ट करवा रही है वो लैब। आप गूगल के थ्रू चेक कर सकते हैं कौन कौन सी ऐसी लैब्स मौजूद हैं, तो वो लैब आप सॉर्ट आउट करें। उसके बाद आप उस लैब के अंदर डिफरेंट प्रोफेसर, सुपरवाइजर्स मौजूद होते हैं एक लैब के अंदर। उनमें आप सॉर्ट आउट करें कि आपसे मोस्ट रेलिवेंट जो है ना, जो प्रोफेसर है या सुपरवाइज़र है वो कौन से हैं। वो सारे आप शॉर्टलिस्ट करते जाएँ। इस तरीके से आप, ये दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कैसे आपने वो यूनिवर्सिटीज़, तो कंट्री, लैब और सुपरवाइज़र को देखते हुए, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आप यूनिवर्सिटीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्ड थिंग आपने जो मेन थिंग है जो कि आपको लेके जाती है आपकी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, वो ये है कि आपने सुपरवाइज़र्स जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके रख लेना है। कैसे आपने इस सुपरवाइज़र्स को शॉर्टलिस्ट करना है? जो जैसे अभी मैंने पहले बताया, जब आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, आप ज़ाहिर-सी बात है आपको सुपरवाइज़र्स का भी सामना करना पड़ता है। जब आप सुपरवाइज़र देखते हैं उनकी प्रोफाइल्स उनकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे भी मौजूद होती हैं। तो आप डिफरेंट वे से जो है ना प्रोफ़ेसर को अगर आप ढूँढना चाह रहे हैं, तो ऐसे भी ये ढूँढ सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके प्रोफ़ेसर को ढूँढ सकते हैं, सुपरवाइज़र को। आप गूगल के थ्रू भी जा सकते हैं। जब आप अपना टॉपिक गूगल में लिखेंगे तो उनसे रिलेटेड जो है ना रिसर्च पेपर्स जो है ना आ जाएँगे। उन रिसर्च पेपर्स में जाके उनकी ईमेल एड्रेसेस या उनका कॉन्टैक्ट जो एड्रेस है, वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। फ़र्दर ये कि आप रिसर्च गेट से भी जो है ना, जो आपके रिलेटेड डोमेन के हैं, वहाँ से भी आप अपने सुपरवाइज़र्स के प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, वो ये है कि आपने उनको ईमेल करनी है। जब आप ईमेल करते हैं तो सबसे पहली बात जो है ना ये आती है कि आपने ईमेल में लिखना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल। आपकी जो ईमेल की बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। उस ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन हो गई और आपकी ग्रीटिंग्स हो गई, और उसके अंदर आपने कैसे जो है ना जिस प्रोफेसर या सुपरवाइज़र को आप लिख रहे हैं, कैसे आपने उनको अट्रैक्ट करना है, कैसे आपने आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो प्रेजेंट रिसर्च है या जो आपकी पास्ट रिसर्च है, कैसे आपने लिंक करना है आपके जो वो जिन जिन सुपरवाइज़र या प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हैं उनकी रिसर्च से आपने कैसे लिंक करना है, ये मेन चीज़ है। तो ये जो है ना आप ईमेल के सारे स्ट्रक्चर में आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना ईमेल के अंदर जो आप अटैच करते हैं अपने वो आपका कवर लेटर हो जाता है, आपकी सीवी हो जाती है, करिकुलम विटाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। आपकी सीवी हो गई, आपका कवर लेटर हो गया, कैसे ये चीज़ें लिखनी है, ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं ईमेल समेत के आपकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, कवर लेटर हो गई, आपका आपका सीवी हो गई आपकी, और उसके बाद आपकी हाउ टू राइट अ परफेक्ट ईमेल टू अ प्रोफेसर, ये सारी गाइडलाइंस हमारे अपने चैनल के ऊपर ये मौजूद हैं। ये वहाँ पे जाएँ और इनको डिटेल से सुनें।
उसके बाद है जी अब जब आप अटैच कर लेते हैं इसके साथ ना ऑप्शनल होता है कि आप अपना जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो अटैच करें या ना करें। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो पहली अटेम्प्ट है उसमें आप अपनी सिर्फ सीवी और कवर लेटर अटैच करें। फर्दर अगर वो डिमांड करते हैं, जब आपके सुपरवाइज़र या प्रोफ़ेसर जिनको आप ईमेल कर रहे होते हैं, जब वो पढ़ लेते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपना प्रपोज़ल हमें भेजें ताकि हम पढ़ें कि आपकी रिसर्च हमसे रिलेटेड है कि नहीं। तो तब आप जो है ना अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है ना अपनी फर्दर जो है ना आप अपनी ईमेल में अटैच कर सकते हैं। तो अब ये थी जो हमारी बेसिक बेसिक थिंग्स, जो ज़रूर बुनियादी चीज़ें थीं जो कि ज़रूरी हैं स्कॉलरशिप्स को अवेल करने के लिए। अब मैं आता हूँ कंट्री वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है कौन-कौन सी कंट्रीज़ में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी हो गई और भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो है ना प्रोफ़ेसर पेड स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। यानी कि पेड पीएचडी जो पोजीशंस हैं वो आपको प्रोफ़ेसर पे करता है। आपको किसी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी के को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप प्रोफ़ेसर को अप्रोच करते हैं और उनके पास वैकेंट पोजीशन होती है, तो आप जो वो फंडिंग होती है वो आपको वो पे करते हैं। सिंपल जो है ना वो क्या करता है, जो प्रोफ़ेसर होता है वो आपको एडमिशन लेटर भेज देता था। तो आपको फर्दर आपको नीड नहीं है कि आप फर्दर स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई करें। वो जो आपकी फंडिंग होती है, वो जो आपकी पेड पीएचडी होती है, या मास्टर्स के लिए भी अगर आप अप्लाई करें, समटाइम्स मास्टर्स के लिए भी पेड पोजीशन मौजूद होती हैं, लेकिन मोस्टली पीएचडी के लिए होती हैं। तो उसमें आपकी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। आपकी फ़ीस में आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो गए और दूसरे एक्सपेंडिचर्स हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ये इनमें जो कंट्रीज़ आती हैं वो जर्मनी और इससे रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं। जबकि जब दूसरी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें पीएचडी पेड पोजीशंस नहीं होती, वो कंट्रीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ। उनमें आ जाती हैं आपकी चाइना, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, और जो अदर जो है ना एडवांस्ड कंट्रीज़ हो गई, डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, उनमें पेड पोजीशंस तो नहीं होती, मगर जब आप प्रोफ़ेसर या सुपरवाइज़र को अप्रोच करते हैं तो आप उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। वो आपका अहम किरदार अदा करता है। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अहम किरदार अदा करता है आपके सिलेक्शन के हवाले से। तो वो आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो आपको फर्दर जो है ना, जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है इन जो अभी मैंने बताया कि नो पेड पोजीशंस के हवाले से जो कंट्रीज़ हैं, इनमें वो फर्दर गाइड करता है आपको कि कैसे आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर के हवाले से प्रोसीड करना है, यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से कैसे प्रोसीड करना है, और स्कॉलरशिप कैसे कैसे आपने अवेल करनी है। ये आपका प्रोफेसर आपको लीड करता है, आपको गाइड करता है कैसे कैसे आपने जाना है आपको एक्सेप्टेंस लेटर देने के बाद। इसके बाद जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि सम कंट्रीज़ जो है ना कुछ ऐसी भी हैं, जैसे कि फ़िनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, और फ्यू अदर कंट्रीज़ भी हैं जिनमें मास्टर्स और पीएचडी फ्री है, यानी कि कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। आपको अब ये है कि आपको ये परेशान इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस नहीं है या अदर एक्सपेंडिचर्स को जो है ना फुलफ़िल करने के लिए आपको कोई फ़र्दर स्कॉलरशिप चाहिए। हाँ, जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जब आप वीज़ा और टिकट वगैरह भर के आप पहुँच भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ी तो है नहीं, वो फ्री एजुकेशन है, मास्टर्स और पीएचडी स्पेशली फॉर रिसर्च पर्पज़, रिसर्च की डिग्री के हवाले से मास्टर्स और पीएचडी। तो उसके लिए ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं भी है। अव्वल तो वहाँ जाके आप कोशिश करें, आप प्राइवेट स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अगर आप अवेल कर सकते हैं, आप अप्लाई करें, कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। जब आप जॉब करेंगे, अगर आप बिलफ़र्ज़ आपको आपको जो उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेज़ हैं वो आती हैं, या मेनली आपको कोई एक मैं कह देता हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको आती है, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में ये यूज़ होती है ये प्रोग्रामिंग। और अगर आपको लैंग्वेजेज़ जैसे मैंने पहले मेंशन किए, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ अगर आपको आती हैं तो आपको जॉब गेन करने के हवाले से आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आपके अदर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, किसी भी हवाले से एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं आप जॉब करके। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अहम टॉपिक पे भी मैं अहम सेगमेंट में आने लगा हूँ, वो ये है कि हर कंट्री का अपना एक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मौजूद होता है। हर कंट्री का। अब मैं अगर जापान के अंदर हूँ तो यहाँ पे जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे
मौजूद है। किन किन के लिए होता है? ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ हम पाकिस्तान के हैं, अगर मैं पाकिस्तान का हूँ, तो मेरे मेरे लिए, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ बाहर के मुल्कों के लिए, तो मैं मेरे लिए डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट मुल्कों की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, मैं उनको अवेल कर सकता हूँ। और पहले मैं मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन सी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं मेंशन कर देता हूँ, जो कि वेल नोन है, फेमस हैं काफ़ी, और साथ में मैं कंट्री भी मेंशन करता जाऊँगा। उसके बाद मैं मेंशन करूँगा, बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो ये स्कॉलरशिप्स कवर करती हैं। पहले पहले तो ये है कि पेरिस आईफल स्कॉलरशिप है, ये फ्रांस प्रोवाइड करती है। और डैट स्कॉलरशिप है, डार्ट स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, DEED, और ये जर्मनी आपको प्रोवाइड करती है। और उसके बाद है जी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप बाय यूके, और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बाय यूएस, और आस एड स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मैक्स्ट स्कॉलरशिप है जापान की तरफ से। अब ये नॉर्मली जो है ना, ये आती हैं वंस इन अ ईयर, ठीक हो गया। तो लेकिन जो मैक्स्ट है ना, मैक्स्ट ये 2 टाइम्स जो है ना इन अ ईयर आती है। एक इसके 2 डिफरेंट चैनल्स हैं, एक तो है आपका एम्बेसी रिकमेंडेड चैनल, एक है इसका यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड चैनल। जो एम्बेसी रिकमेंडेड चैनल है वो नॉर्मली मार्च से अप्रैल में इसका जो है ना इंटेक स्टार्ट होता है। और जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड होता है वो सितंबर या अक्टूबर से इसका इनटेक जो है ना शुरू होता है। तो इसके बाद है जी HEC स्कॉलरशिप भी है पाकिस्तान की, और भी काफ़ी सारी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप हो गई, और काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं, न्यूमरस हैं, जो कि आप एक्सप्लोर करें। आप गूगल सबसे बेस्ट सर्च इंजन है, आप वहाँ पे जाएँ, आप डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं वो आप अवेल करने की कोशिश करें। अब इन स्कॉलरशिप्स के हवाले से कि ये जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें कवर करती हैं, ये अहम चीज़ है। ये मैं बताता जाऊँगा कि ये नॉर्मली जो आती हैं, जो वंस इन अ ईयर आती हैं, मोस्ट ऑफ द ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं वंस इन अ ईयर आती हैं। उसके बाद आपने करना क्या है कि जस्ट सर्च द डेट्स रेगुलरली। तो रेगुलर बेसिस के ऊपर ना जो इनकी वेबसाइट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स की, आप उनकी वेबसाइट्स विज़िट करें रेगुलरली। और कोशिश करें कि जिनकी डेट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें कि कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जब ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं। ये जो चीज़ें, ये स्कॉलरशिप्स जो एक्सपेंसेस कवर करती हैं, उसमें आपकी कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी हैं जो कि आपकी एयर टिकट्स भी देती हैं। जैसा कि जापान की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मैक्स्ट है, ये आपकी एयर टिकट्स, रिटर्न एयर टिकट, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं यहाँ पे जापान के अंदर, और जब आप वापस जाते हैं जापान से, जब आप डिग्री करके, तब भी आपको ये आपको एयर टिकट ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वो आपकी कवर करती हैं, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपके अदर एक्सपेंसेस, आपके सारा कुछ ये कवर कर देते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं गवर्नमेंट की, जहाँ से आप काफ़ी सारी सेविंग्स भी कर सकते हैं, और बैक टू योर फैमिली आप काफ़ी सारी जो है ना सेविंग्स आप भेज भी सकते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो स्कॉलरशिप्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो डिमांड करती हैं आइल्स। तो वो कोशिश करें कि अगर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं तो वो मच बेटर है। तो अगर और कुछ ऐसी भी हैं यूनिवर्सिटीज़ या स्कॉलरशिप्स या कंट्रीज़ जो कि आइल्स जो है ना इसको आइल्स मस्ट नहीं है। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ मैक्स के हवाले से, इसमें सिर्फ 2 से 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान के अंदर जो सिर्फ आइल्स डिमांड करती हैं। अदरवाइज़ इसकी ये मस्ट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपकी पेरेंट यूनिवर्सिटी से बनता है, आप वो अवेल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं जो है ना इसको, इसके रेसिप्रोकल के तौर पे। तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं आइल्स के अगेंस्ट, ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं जी फर्दर जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं जो HEC की जो स्कॉलरशिप्स हैं उन पे मैं थोड़ा ना रोशनी डालता जाऊंगा। वो ये है कि जो HEC की स्कॉलरशिप्स हैं 90% ओवरसीज़ की जो स्कॉलरशिप्स हैं हर साल आती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स हैं, ये 90% कवर करती हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ के लिए ये कवर करती हैं, इसमें आ जाते हैं जी चाइना आ जाता है, आपका ऑस्ट्रिया आ जाता है, जर्मनी, तुर्की, और भी काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें ये 90% जो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स हैं HEC की स्कॉलरशिप्स ये कवर करती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका जो मेन चीज़ है वो प्योरली है आपका NTS बेस्ड, जो आपका है गेट, जिसको गेट जनरल बोलते हैं, HEC गेट या NTS का टेस्ट कंडक्ट करवाती है, और प्योरली उसी बेसिस के ऊपर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं, और इन कंट्रीज़ के लिए जो कि अभी मैंने मेंशन किए हैं।
इसका जो मेरिट है वो इन चीज़ों पे बनता है कि आपका जो आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है, आप कोर्स से मुराद ये है कि आपकी फ़ील्ड कौन-सी है, उस चीज़ के ऊपर आपका मेरिट बनता है और उसके साथ-साथ आपका प्रोविंस कौन-सा है। आप जो हमारे जितने भी सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, तो वो प्रोविंस के बेस के ऊपर मेरिट हमारा बनता है, एचईसी स्कॉलरशिप के हवाले से। बाकी जो 10% ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपका गेट पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका जीआरई पे डिपेंड करता है। आप जीआरई का टेस्ट दे सकते हैं अगर आप इन फर्दर जो 10% ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स बाय एचईसी अगर इनको अवेल करना चाहते हैं। इनमें जो कंट्रीज़ आती हैं, उनमें आपका आता है जी यूके आ जाता है, यूएस आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है। ये जीआरई बेस्ड हैं। इन इन जो एचईसी की जो स्कॉलरशिप्स हैं, इनकी जो एक ना वो एक कंडीशन होती है, जब आप स्कॉलरशिप एचईसी की लेते हैं, वो एक बॉन्ड साइन करवाते हैं एचईसी वाले। तो बॉन्ड के हवाले से वो ये है कि जब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, जब आप करके डिग्री करके आप जब वापस आते हैं, तो ये आपके बॉन्ड के मुताबिक जो आपने बॉन्ड साइन किया होता है, उसके मुताबिक ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने इतने साल 2 साल या 3 साल जो भी इनके बॉन्ड के अंदर होता है, नॉर्मली मेरे ख्याल में 3 साल का होता है, तो आप बाकी कंफर्म कर लें एचईसी की वेबसाइट पे। तो वो ये है कि आपने 2 से 3 साल आपने सर्व करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी डिपार्टमेंट, जिस इदारे में वो आपको रिकमेंड करेंगे। ये एचईसी की मर्ज़ी है, हायर एजुकेशन कमीशन की मर्ज़ी है कि वो आपको आप आपने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आपको कौन से इदारे को सर्व करने के लिए आपको वो कहते हैं, तो वो आपने बॉन्ड फुलफ़िल करना है, ये लाज़मी है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही अपनी पीएचडी करना चाह रहे हैं, एमएस लीडिंग टू पीएचडी, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के अंदर ही लोकल समझ समझ लें स्कॉलरशिप है एचईसी की। तो इसका एक प्रॉपर नाम है एचईसी इंडिजिनस स्कॉलरशिप है। तो ये आप सर्च करें, ये आपकी सिर्फ गेट बेस्ड है, आपकी जीआरई बेस्ड नहीं है। आप गेट के टेस्ट के लिए अपीयर हों, आप एमएस लीडिंग टू पीएचडी के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, आप ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, आप ये अवेल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपका जो कंपटीशन होता है वो लो होता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर जाने की कोशिश करें, किसी बाहर के मुल्क से पीएचडी या मास्टर्स करने की कोशिश करें। अगर कोई पाकिस्तान में करना चाह रहा है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छी चीज़ है ये। तो इसमें लो कंपटीशन होता है और स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस इसमें आपके बढ़ जाते हैं। तो ये थी जो है ना मेरी जनरल गाइडलाइंस और जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो और भी काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं मेंशन नहीं कर पाया, आप एक्सप्लोर करें। आप डिफरेंट वेज़ हैं जो मैंने कुछ बताए भी हैं, जो मैं कुछ नहीं बता पाया, तो वहाँ से आप सर्च करें, सॉर्ट आउट करें, एक्सप्लोर करें, मेहनत करें थोड़ी। और उसके बाद आपने डीमोटिवेट नहीं होना। फॉर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी करते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो 2 से 3 साल तक रिजेक्ट होते रहे हैं, हालांकि उनकी प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनकी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी थी काफ़ी सारे, उसके बावजूद भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप किसी इर्रेलेवेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं, या आपका जो जिस सुपरवाइजर या प्रोफेसर को आप अप्रोच कर रहे होते हैं, जिनके पास अपने रिसर्च प्रपोजल भेजा होता है, तो वो रेलिवेंट नहीं होते उस फील्ड से। तो कोशिश करें कि ना दोबारा आप जो है ना उठ खड़े हों, अपना होपफुल रहें। और बाकी मेरी दुआ है कि आप जो है ना स्कॉलरशिप विन करने के वाले से आप सक्सेसफुल रहें इंशाल्लाह, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।